बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैंने आपके साथ 2-3 अहम मौजू पे खुल कर बात करनी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो एक हुकूमत की तब्दीली हुई है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, तहरीक अदम एतमाद आइनी एक जमहूरी तरीक़ाकार है, उसकी आइन इजाज़त देता है, आइन में ये तरीक़ाकार मौजूद है कि आप अगर कोई वज़ीर आज़म अपोजिशन जमातें समझती हैं कि वो अवाम का एतमाद खो रहे हैं और वो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, अवाम उनके उस दौरे इक़्तिदार से खुश नहीं है, उनको मुश्किलात का सामना है, तो वो एक तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। ये तहरीक अदम एतमाद जब लाई गई तो उस वक्त क्या ऐसे हालात थे कि जो अपोजिशन जमातें इस बात पर बज़िद थीं कि वो इमरान खान साहब को हटाकर फ़ौरन इक़्तिदार में आए। ज़ाहिर बात है, ये एक ऐसी आइडियल सूरत हाल नहीं थी, एक हंगामी ऐसा लगता था कि भाई ये फ़ैसला है और एक ऐसी जंग है जो हर हाल में जीतनी है इमरान खान साहब को इस इक़्तिदार से हटाने के बाद। ज़ाहिर बात है, ये सब चीज़ें, ये सब जहनों में ख़दशात जो आम आदमी भी सोचता है कि ऐसी क्या वजह थी कि आखिरी जो डेढ़ साल या कोई पौने 2 साल का वक्त था, वो इमरान खान साहब को क्यों पूरा नहीं करने दिया गया। क्या अपोजिशन के जहन में ये बात नहीं थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद से पहले जो इमरान खान साहब हैं वो अवाम में पॉपुलरिटी उनकी बहुत ज़ीरो है। ज़ाहिरी बात है, ये बड़ी सियासी जमातें हैं, ये पूरा वर्क करके आती है ना, ऐसे तो नहीं है। तो उनके जहन में ये नहीं था कि अगर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ सकती है, अवाम की हमदर्दी उनकी तरफ बढ़ सकती है, इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ किस्म का बयानिया ला सकते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई और इमरान खान साहब को हटाया गया। अब वो शायद मुख्तलिफ़ अपोजिशन जमातें गेस नहीं कर पाई थी कि वो ये नहीं समझ रही थी कि शायद उनके जहन में यही होगा कि इमरान खान साहब जैसे ही इक़्तिदार से हटेंगे तो उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो जाएंगे और वो आराम से बैठ जाएंगे बनी गाला में और फिर वो अपनी तैयारी करेंगे और ये लोग 1.5 साल तक कोई अच्छा प्रोजेक्ट देकर दोबारा इंतखाबी मंशूर लेकर इलेक्शन में आएंगे। लेकिन यकदम सूरत हाल तब्दील हुई। हमने देखा कि इमरान खान साहब जब हटे तो एक तो वो तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो भी एक आइनी बहरान पैदा हुआ वो आपको सब उसके बारे में मालूम है। मैं आगे की बात अब करना चाह रहा हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे सकूँ मुल्क के जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान का हर जो एक संजीदा तबका है, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, सब पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जनरल बात कर रहा हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, मुल्क जिस गंभीर सूरत हाल में आया हुआ है, आगे कुआं और पीछे खाई जैसी सूरत हाल है, हालात कोई अच्छे नहीं हैं, कोई आइडियल सिचुएशन में हम नहीं रह रहे इस वक्त। ये तारीख के बदतरीन बहरान से हम लोग गुजरे, तो ये क्यों ऐसा उनसे जज नहीं हुआ। अब देखिए, इमरान खान साहब जैसे ही वज़ारत उज़्मा से फ़ारुग हुए हैं, उन्होंने अवामी रब्ता मुहिम की हुई है और तमाम बड़े शहर में तकरीबन रोज़ाना जलसे कर रहे हैं, नए से नई बातें कर रहे हैं। वो उनकी बातों से इम्प्रेशन आ रहा है, जो दीगर लोग हैं वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक खूनी इनकलाब आने वाला है, एक अफरा तफरी जैसी माहौल की बातें की जा रही हैं, खाना जंगी की बातें की जा रही हैं। खान साहब ऐसा लगता है कि उन्होंने कश्तियाँ जलाई हुई हैं और वो कश्तियाँ जला दी हैं, बल्कि उन्होंने पूरे सिस्टम में आग लगाई हुई है, जिहाद की बातें की जा रही हैं। कल जो खान साहब ने गुफ्तगू की, जो आज गुफ्तगू की सियालकोट में और आज फैसलाबाद में, वीडियो का उन्होंने ज़िक्र किया है कि उनकी जान को ख़तरा है और बंद कमरों में साजिश की जा रही है। तो ये खान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो ज़ाहिर बात है, हम समझ सकते हैं, हमारी जो पीटीआई के लोगों से बातचीत हुई है जो बहुत ही इमरान खान साहब के करीब हैं, वो हमें पहले ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, ये उन तक कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस पहुंची हैं कि जिसमें इमरान खान साहब को की लाइफ को थ्रेट्स हैं। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो इस मामले पे वो कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लें। जैसे आपको याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अमेरिकन जो टीवी के एक बड़े जर्नलिस्ट थे उनको भी एक ईमेल की थी और उसमें उन्होंने
जो कुछ नाम लिखे थे वो बाद में नाम पब्लिक भी हुए थे, सबको पता चला था। एक तो मुशर्रफ साहब का नाम उन्होंने लिया, एक चौधरी परवेज़ अली साहब का नाम उस ईमेल में था, एक और वो थे जो इमरान खान के दौर में भी ब्रिगेडियर एजाज शाह जो वफाकी वज़ीर भी रहे, वज़ीर दाखिला भी रहे, बाद में उनका पोर्टफोलियो तब्दील हो गया। अब इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर कुछ सियासतदानों का तो हम समझ सकते हैं ना, क्योंकि वो लेकिन जो बंद कमरों में और साजिश की बात की जाए तो इसका इशारा खान साहब किसकी तरफ कर रहे हैं, ये ज़ाहिर बात है एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगरचे आज मरीम नवाज़ ने जलसे में जो गुफ्तगू की है उन्होंने गुजरात में कहा, जैसा कि हमने कल व्लॉग में ये हुकूमत वक्त से कहा था कि शहबाज शरीफ को उसको नोटिस लेना चाहिए। आज उन्होंने मरीम नवाज़ ने ये उनको ऑफ़र की है कि आप अपनी इस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन दें हमें, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सिक्योरिटी देंगे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ज़ाहिर बात है मरीम नवाज़ ने बात की, लेकिन ये बात ऑफिशियल लेवल पर आनी चाहिए। अगरचे मरीम नवाज़ ने ये राना सनाउल्लाह को मुखातिब किया, उन्होंने कहा कि वो रब्ता करें और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, लेकिन मेरे ख्याल में बहरहाल ये एक वज़ीर-ए-आज़म लेवल पे एक ट्वीट आना चाहिए या वज़ीर-ए-आज़म लेवल पर एक स्टेटमेंट आना चाहिए, और बल्कि वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करें, वज़ीर-ए-आज़म को फ़ौरी तौर पर कौम से खिताब करें। हमें इतलात तो है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करना है, इस हफ़्ते के एंड में करें या अगले हफ़्ते के स्टार्ट में करें, खिताब तो करने लगे हैं वो कौम को इत्मीनान मिलेंगे और अपोजिशन को अहम दावत भी वो देंगे, जिसकी इलेक्शन से जुड़ी हुई अहम ख़बरें उसमें हैं। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो दो बंदों पे बनती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ़ौज जो पॉलिटिकल इसका एक बयानी है उसको थोड़ी देर के लिए ज़रा साइड पे रखें। जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो भी आइन के दायरे कार में रहते हुए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि देखें मुआशी सूरत हाल हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। हमें खुदा न खास्ता हम श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। ये जो मुआशी बहरान है ना, ये इसको हल्का ना लें। आज मैं एक और अभी एक तफसील से आपसे बात करूँगा। आज मैं अपने इस मौजू पे ही रहना चाह रहा हूँ। जो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे ना, ये सियासी फ़ैसला है। इसकी कास्ट नहीं उठानी मिफ्ता इस्माइल ने, इसका नवाज शरीफ की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, इसकी कास्ट आपने उठानी है। पाकिस्तानी कौम पे इसका बोझ पड़ेगा। ठीक है, एक महीने के लिए आप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या डॉलर जो बढ़ा है उसको आप रोक सकेंगे? अभी देख लें, आज नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो रहा है, देख लीजिएगा डॉलर सुबह क्या रेट पे जाता है। 192 तकरीबन 89 193 समझ लें, 193 पे तो है, 200 तक जाने वाला है डॉलर। अगले दो से तीन दिन में देख लीजिएगा डॉलर चला जाएगा। तो भाई जब डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जब इमरान खान साहब ने सब्सिडी दी तो उस वक्त सबसे बड़ी तनकीद आप लोग कह रहे थे कि ये सियासी फैसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप लोग डर रहे हैं, अवाम के गैज़ व गज़ब से डर रहे हैं। भाई बढ़ाएं, पाकिस्तान वतन को देखें, पाकिस्तान को देखें। पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है तो बढ़ा दें, बाद में बहुत मसाइल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। पेट्रोल की कीमतें ना भी बढ़ें तो आप उसको कितना सब्सिडी दे देंगे? सब्सिडी देना इस वक्त बहुत अलार्मिंग और नुकसानदेह है। बहरहाल मैं आज अभी इस पे आपसे तफसील से मैं बात करूँगा, जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है और जो इलेक्शन से मुतल्लिक ख़बरें हैं वो क्या एक बार फिर उसमें तब्दीली हो गई है, वो मैं आपसे एक तफसीली व्लॉग में इलेक्शन की बारे में बात करूँगा। अभी मैं जो समझ रहा हूँ ना कि अगले 10 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान तो नहीं रोकना चाहते किसी भी कीमत पे। इमरान खान का तो अभी इस वक्त कोई स्टेक नहीं है। इमरान खान तो जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार है। इमरान तो अपने कारकुनों को सड़कों पे लाने के लिए तैयार है। पहिया जाम वो करना चाह रहे हैं, मुल्क रोकना चाह रहे हैं, अफरा तफरी माहौल करना चाह रहे हैं, कंटेनर हटाने की बातें उन्होंने कर दी हैं। देखिए सिविल वार खुदा न खास्ता और खाना जंगी जैसी बातें कर रहे हैं। और कल मुझे अफसोस की बात है कि हमारे जो वज़ीर दाखिला है, हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। कल आपको पता है कि ट्विटर पे एक बार फिर ट्रेंड चले, कितने ख़तरनाक ट्रेंड थे। कल सियालकोट में किसकी इजाज़त से नारे लगे हैं, वो वीडियो भरी हुई हैं। वज़ीर दाखिला को चाहिए कि आप नोटिस लें, सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलना, कार्रवाई करें और कौम को बताएं कि जो इदारों के बारे में ट्रेंड्स चला रहे हैं, गलीज़ ट्रेंड्स चला रहे हैं हमारे
جو پاک فوج کے سپہ سالار ہیں ان کے بارے میں. بہت ہی تشویشناک بات ہے یہ. کل نعرے لگنا وہاں پہ، کل سے ٹرینڈز ہوئے ہیں جب سے عمران خان صاحب نے وہ ویڈیو والی بات کی ہے، بند کمروں کی سازش کی. آپ دیکھیں کل کا ٹویٹر کا ایگزامن کر لیں، کس طرح کی گفتگو اور کس طرح کی وہاں پہ بات کی گئی ہے، جو بہت ہی میں پاکستان کے ان حالات کو دیکھ کر بڑی پریشانی ہو رہی ہے. یہ میرے خیال میں شاید سیاسی جماعتوں سے صحیح نہیں ہوئی کیلکولیشن. وہ طریقے عدم اعتماد کے چکر میں آگے کا پس منظر ان سے اندازہ نہیں ہوا کہ ملک میں ضرورت ایک فیکٹر ہوگا اور سیاسی طور پہ ایک معاملہ ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ وہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد خطرناک ہوں گے. تو اب وہ تو یہ چاہیں گے، کیونکہ دیکھیں پنجابی میں ایک بات ہے، میں آپ سے نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، یعنی نہ ہم خود کھیلیں گے نہ آپ کو کھیلنے دیں گے. عمران خان صاحب کی تو اس وقت یہی پالیسی ہے، یہی اسٹریٹجی ہے. عمران خان تو بس کسی بھی قیمت پہ الیکشن، وہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اس وقت. وہ ماچس ان کے ہاتھ میں ہے اور سڑک پہ پیٹرول گرا ہوا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کیا ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے اس ناقص رائے میں میری یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال اور جناب سپہ سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی خاطر بہت اچھا ہے. میں اپنے ویلاگ میں مستقل آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک اچھا یہ ڈیسیژن ہوا کہ فوج اب پولیٹیکل ہے، نظر ضرورت ختم ہو گیا، ادارے مضبوط ہو گئے. لیکن جو معاملات ہیں پردے کے پیچھے وہ قوم کے سامنے واضح کریں. ایسا لگ رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا اس میں ڈویژن، عمران خان صاحب امپریشن دے رہے ہیں ڈویژن ہو گئی ہے. بہت الارمنگ ہے. اگر ایسی بات ہے تو بتائیں قوم کو، اس کو جتنا روکیں گے نقصان ہوگا. بتا دیں قوم کو کہ عمران خان صاحب کی کوئی آپ کے ادارے میں سے کوئی حمایت کر رہا ہے. کون ہے آخر؟ اتنے بڑے بڑے جلسے ہونا، اتنا پورا ماحول بننا، عمران خان کا لب و لہجہ، براہ راست گفتگو کرنا، میر صادق میر جعفر جیسی باتیں کرنا، غلطی ہونے والوں سے غلطی سدھارنے کی بات کرنا، ہینڈلر جیسی مثالیں دینا، ڈاکو کا ساتھی ہونے کی مثالیں دینا. بہرحال یہ دیکھیں، یہ بتانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، فوراً ایک پریس کانفرنس کریں، اس میں جو بھی کنفیوژن ہے وہ دور کریں. خدا کے واسطے ملک بچائیں اس وقت، ورنہ بہت الارمنگ سچویشن ہوگی. چیف جسٹس اور سپہ سالار بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بٹھائیں. اس مسئلے کا حل الیکشن والا بھی نکالیں. جو ڈویژن اور تقسیم والی باتیں اس کو بھی حل کریں، وہ اس کے بارے میں بھی وضاحت کریں، اور الیکشن والی بات بھی کریں کہ اس وقت پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. پاکستان کے مفاد میں الیکشن ہے تو الیکشن کرائیں. پاکستان کے مفاد میں الیکشن نہیں ہے تو پھر یہ ایک افراتفری اور انتہائی پینک والا ماحول اور پولیٹیکلی جو عدم استحکام، دیکھیں اگر یہ پولیٹیکل عدم استحکام مزید جاری رہتا ہے تو آپ کی اکانومی تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے نا، وینٹیلیٹر پہ ہے، آخری سانسیں ہیں اس کی. بہت خطرناک نقشہ ذہن میں آ رہا ہے. پاکستان کے جس بھی معاشی ماہرین سے میری آج بات ہوئی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ سازی میں دیر کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی بات میں دیکھیں وزن، کہ ایک سیکنڈ بھی ڈیلے جو ہے نا وہ اس وقت وہ قیامت کی گھڑی کے برابر ہے. تو میں پھر وہی گزارش ہے، چیف جسٹس اور سپہ سالار بیٹھیں، اس مسئلے کا آئین اور قانون کے دائرے میں حل نکالیں، قوم کو بتائیں مسئلے کا حل. تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں. جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بھلے 2 دن تک ڈائلاگ ہو، 3 دن تک ڈائلاگ ہو، 4 دن ڈائلاگ کریں، اس مسئلے کا حل نکالیں. دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، مذاق نہیں ہے یہ. اگر ایٹمی ریاست میں ایسا ماحول ہو گیا، ہر شخص قانون ہاتھ میں لینے لگ گیا، سڑکوں پہ فیصلے ہو گئے، تو بہت بھیانک ہمارے لیے ہوگا. تو میں تاخیر نہ کریں.
امید ہے کہ یہ میری اس تجویز پر ہمارے جو بڑے ہیں ہمدردانہ غور کریں گے، اپیل کریں گے. ہماری ان سے اپیل ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.